फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग छोड़ तैयारी में जो लगे हैं, फिर लगने जा रहे हैं, उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम नितिन अरोड़ा है। दोस्तों, हमारी योजना की सीरीज़ चल रही है। इसमें हमारा जो है थर्ड पार्ट चलेगा आज। वो पहले की 2 पार्ट हमारी तरफ से अपलोडेड हैं, आप प्लीज़ उनको जाके देख लीजिएगा, तो यू विल गेट टू नो कि क्या चल रही है, क्या स्टोरी है, किस तरह से। हमारे चैनल अरोड़ा आईएएस अगर हम बात करें डेडिकेटेड है हिंदी मीडियम को लेके, हम बिल्कुल जान लगा रहे हैं इस बार और देखते हैं कि रिजल्ट्स कितने पॉजिटिव वे में आते हैं। हमारा काम सिर्फ यहाँ पे यही है कि हम अपने हम अपने कर्मों की तरफ ही बढ़ सकते हैं। हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, फल देना ऊपर वाले के, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान, किसी के भी हाथ में है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अब आंख बंद करके, मैंने सर पे कफन बांध के, मैंने बिल्कुल बोल सकता हूँ कि बस मैं स्टार्ट हो गया हूँ। डेली बेसिस पे हमें फ़ाइट करनी है और डेफिनेटली मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ फ़ाइट करें। देखिए, कभी कभी हो सकता है कि मान के चलें कि आप हो सकता है किसी दिन 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, या फिर किसी दिन ऐसा भी हो सकता होगा कि कभी आपका खाता नहीं खुलता होगा। बट मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि कोई बात नहीं, जो दिन बीत गया उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, आगे की सोचें, कंसिस्टेंसी को बना के रखें। और कहीं कम से कम एटलीस्ट इतना ज़रूर करके रखें, 3 से 4 घंटे, अगर बुरा वक्त भी चल रहा, कहीं आप बिज़ी रह गए, तो कम से कम कोशिश करेंगे 3 से 4 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ लें, ताकि अपने मन को समझा सकें कि हाँ, एटलीस्ट आज दिन तो ख़राब नहीं गया, थोड़ी बहुत अपने पढ़ाई ज़रूर करी है। और बस जब आप फ्लो में आ जाए तो कम से कम 8 to 9 आवर्स की स्टडी कम से कम करें। और मैं सिर्फ ये बोलूँगा दोस्तों कि वी आर ह्यूमन, हमारे अप एंड डाउन्स आते हैं। बस आपने एटलीस्ट इतना ज़रूर रखना है कि ऑन एवरेज मंथ वीकली बेसिस पे 8 से 9 घंटे आपने ज़रूर देना है। अगर एक दिन ख़राब हो जाए तो उसको कोशिश करें कि अगले दिन कवर करने के लिए। तो अप एंड डाउन्स आते हैं, मूड जो है स्विंग करता है, कभी डीमोटिवेशन, आप क्या नाम है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो उसी चीज़ को बस आगे बढ़ते हुए आपने बिल्कुल शिद्दत के साथ आगे बढ़ाई करनी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हिमालय की बाढ़ का ही हमारा एक आर्टिकल आया था। इसको बहुत ही कंटेस्ट पे मैं लेके गया। मैं इसको सिंप्लिसिटी के साथ यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक चीज़ और, जो भी हम ये डिस्कशन करते हैं दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम के होते हैं। हिंदी मीडियम का हमें नहीं पता क्या चलता है, हम सिर्फ कंटेंट जो है इंग्लिश मीडियम से निकालते हैं, क्योंकि यूपीएससी भी जो क्वेश्चन है वो भी इंग्लिश मीडियम से निकालेगा, हिंदी मीडियम से नहीं निकालेगा। तो इसलिए हमारी जो फाइल्स होती हैं, जो भी मैगजीन्स हम जो ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पे, जो भी जैसा भी है, उसको हम इंग्लिश से ही निकालते हैं। हिंदी में हमारा कोई वास्ता दूर दूर तक का नहीं होता। देखिए, हिमालय की बाढ़ ये है कि यार देखो, आपने देखा होगा लास्ट के 2 साल में हिमालय में सडनली बाढ़ आ गई। अभी देखो, रिसेंटली देखो, आपने देखा होगा कि अगेन फिर वहाँ पे भी मतलब कि थोड़े बारिश ज़्यादा हो रही, बादल फट जाता है, तो सडनली अर्थव्यवस्था जो होती है तहस नहस हो जाती है। फिर काफ़ी सारी जान माल की हानि होती है। आप सभी ने जो है, अगर हम बात करें तो देखी होगी। इससे काफ़ी लोग विस्थापन होता है। फिर साथ में कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी सारी देखें तो इन्वायरमेंट और साथ में पर्यावरण को लेकर प्रॉब्लम्स हमें जो देखने को मिलती हैं। कुछ रिसर्चर्स तो यही भी कहते हैं कि उत्तराखंड हो गया, हिमालय हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण कुछ इस तरह से हो रहे हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मतलब ज़्यादा घर बन रहे हैं, अब बसावट ज़्यादा एरिया आ रहा है, तो जिसके कारण भी ये सारी चीज़ें हो रही। तो अलग अलग रिसर्च पेपर का अलग अलग कहना है। हालांकि योजना कह के गया, हमें उस पर ही सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली फोकस करना है। तो दोस्तों, हमें ये पता चलता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ विश्व की आबादी के 5वें हिस्से की जीवन रेखा। देखो, एक ये बहुत अच्छा फैक्ट मिला। जब भी आपको हिमालय को लेके अगर कभी कोई बात करी जाए, तो यार आप पहली लाइन चेप दो। इवन आप ऐसे में भी ये लाइन रख सकते हो कि भाई, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ विश्व की आबादी के 5वें हिस्से की जीवन रेखा है। 5वां हिस्सा समझ रहे हैं ना, विश्व का। यहाँ पे बात आ रही है विश्व, क्योंकि जरूर नहीं कि हिमालय इंडिया में ही है, हिमालय चाइना में भी है, हिमालय नेपाल में भी है, हिमालय पाकिस्तान में भी है, राइट। तो उस तरह की चीज़ों को देखिए। तो जब आप इस चीज़ को जब काउंटर करेंगे, तो आपका एक आंसर बहुत ज़्यादा बढ़िया तौर पे आपको जो देखने को मिलेगा। साथ में बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण इस क्षेत्र में लगातार आने वाली जो बड़ी बाढ़ विनाशकारी होती जा रही है। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो शहरीकरण, आबादी बढ़ रही है, तो जिससे बसाव ज़्यादा हो रहा है। लोग फिर जंगल, पेड़ को काट के वहाँ जाके घर बनाते हैं। आपको पता होगा कि जो पेड़ होते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें, जो पेड़ होते हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं जो मिट्टी को जो रोक के रखते हैं। तो जिसके कारण अब जो वहाँ से पेड़ काट दिया जाता है, घर बनाए जाते हैं, तो अगेन फिर बारिश आती है तो सब तहस नहस हो जाता है। पिछले कुछ दशकों में शहरीकरण ने इस पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली आबादी में नाटकीय रूप से वृद्धि करी गई। और साथ में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जो हमारा IPCC 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने ये बोला कि उच्च तीव्रता वाले वर्षों की घटनाओं की आवृत्ति में समग्र वृद्धि का संकेत देती है। यानी कि ज़्यादा बारिश आ रही हैं। ये IPCC की 2019 की रिपोर्ट के द्वारा हमें इस चीज़ के बारे में जो है पता चलता है। तो इससे हमें ये भी एक सबक मिलता है कि 2019 की रिपोर्ट से मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे लिए ये आने वाले टाइम के लिए हमें कुछ ऐसी विकास परियोजनाओं को रोकना भी पड़ सकता है, या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस अभी आने वाले टाइम में करेंगे। दोस्तों, हिमालय परिस्थिति के लिए खतरा,
कि देखिए हिमालय परिस्थितिकी के लिए खतरे के लिए अगर बात करें तो प्राकृतिक आपदा की तीव्रता और आवृत्ति में जो है बेसिकली वृद्धि हो रही है। तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि हिमालय जो भूदृश्य भूस्खलन और भूकंप के लिए भी असंवेदनशील है। आपको पता होगा हमारे देश में लाइक ये चीज़ें जो हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि मैं आपको और जूम करके चीज़ें समझाऊँ। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या नहीं कहना चाहता हूँ, मैं इस पर बात करूँगा पहले। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ देखिए, तो यहाँ पे अगर देखें, देखो दोस्तों, आपका सेस्मिक जोन बना हुआ है राइट, 2002 के मैप के अनुसार। आप देखें ये जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 है। यानी कि अगर हम बात करें जो जोन 5 है, ये ऑलमोस्ट सबसे हाई मतलब कि टेंडेंसी वाला एरिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा भूकंप इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, गुजरात का भुज हो गया। तो ये कुछ एक ऐसे जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने, और नोटिस करें तो आपको ये भी देखेगा हिमालय के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये भी एरिया हमें जो है देखने को मिलते हैं राइट। फिर उसके बाद जो चौथा जोन है, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें जो ऑरेंज वाला है, ये वाला जोन जो हमें बेसिकली जो है देखने को मिलता है, कुछ ये जोन 4 और जोन 3 ऑलमोस्ट अगर देखें तो कहीं ना कहीं हिमालय के संपर्क में जो है हमें चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। तो ये जो मैप है हमारा ऑफिशियली, जो ये मैप है, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई हमने मैप उठा लिया, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये पता चलता है कि हिमालय के जो निर्माण है भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से हुआ है। तो क्या है ये यूरेशियन प्लेटें और ये, तो इसके बारे में थोड़ा सा फिगर्स को समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए हिमालय बेसिकली यहाँ आपको पता है काफ़ी मतलब 70 मिलियन ईयर्स पहले इतना था, फिर 50 मिलियन पहले इतना था, फिर अब जो प्रेजेंट डेट, तो ये जो है बेसिकली ये प्लेटें हैं। ये वाली आप देखें तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर आएंगी। ये जो है बेसिकली यूरेशियन प्लेट है, तो इसके टकराने से जब ये चीज़ें यहाँ पे हुई तो यहाँ पे फिर उठ गया, यहाँ पे पहाड़ मतलब पहाड़ जैसी चीज़ें जो हैं अगर बात करें तो बेसिकली जो है उठ गया था। तो हमें ये पता चलता है कि यूरेशियन प्लेटों के टकराने से हुआ। भारतीय प्लेट के उत्तर दिशा की ओर गति के कारण चट्टानों में लगातार दबाव बनता रहा और वह कमजोर होती गई और भूस्खलन भूकंप की संभावना बढ़ती रही। सेम इसी चीज़ को मतलब यहाँ पे जो है अगर बात करें तो एक्सप्लेन यहाँ पे जो है किया गया है। फिर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, अभी परिदृश्य में देखें तो खड़ी ढलानों, उबड़ खाबड़ स्थलीय, उच्च भूकंपीय विविधता, वर्षा का मेल इस क्षेत्र की विश्व की अधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में से हमें बताता है। यानी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जोन हमें, हम अगर हम बात करें तो ये हमें सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हमें ये पता चलता है कि असहनीय दोहन, कि कहीं ना कहीं चीज़ों का इतना मतलब कि बात करें विकास तो हो रहा है, विकास होना भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब विकास का सही पैमाने पे विकास ना होना ये भी कहीं ना कहीं खतरनाक वाली बात हमें जो देखने को मिलती है। जिसमें हमें ये पता चलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अगर बात करें तो जैसे चार धाम मार्ग, जो आपने देखा होगा ये उत्तराखंड का मैप है दोस्तों, अगर आप देखें तो ये बेसिकली उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड में अगर आप देखें तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो चार धाम को जो बेसिकली अगर बात करें जो जोड़ने की जो अगर बात करें मतलब कि जो योजनाएं हैं, साथ में इसकी साथ में अगर हम देखें इससे लेकर सोपानी पनबिजली परियोजना के निर्माण तक और कस्बों के अनियोजित विस्तार से लेकर असमूल्य पर्यटन तल तक भारतीय राज्यों ने क्षेत्र में जो संवेदनशील परिस्थितियों के संबंध में मौजूद चेतावनियों की अनदेखी भी जो यहाँ बेसिकली अगर हम बात करें तो करी गई है। इसको लेके भी अभी हाल ही में जो बवाल भी हो रहा है चारधाम यात्रा को हाईवे प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि बेसिकली ये पहाड़ों के अंदर है और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाना सच में अगर हम बात करें तो पर्यावरण को लेके काफ़ी बड़ा, अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा नुकसान भी हमें जो है देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से इस दृष्टिकोण से प्रदूषण, वनों की कटाई, जल अपशिष्ट प्रबंधन संकट को भी कहीं ना कहीं तरह से जन्म देगा। क्यों देगा कि देखो भी अपशिष्ट प्रबंध इसलिए कि जब लोग यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे तो फिर डेफिनेटली उनका कचरा फिर कहाँ पे जाएगा, कहाँ डंप किया जाएगा। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती है, जो इस तरह की जो इश्यूज़ होते हैं, इसको भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक इशू का कारण जो है बेसिकली जो है बन सकता है। फिर अगर हम देखें इस चीज़ के अंदर तो हमें ये भी बात समझ आती है कि विकास गतिविधियों के खतरे, यानी कि देखिए जब बड़ी मात्रा में जब मतलब कि एक तरह से बड़ी परियोजना जब बनाई जाती है, पनबिजली परियोजना जो हरित ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा का एक स्वच्छ ऊर्जा से प्रतिस्थापित भी करती है। देखिए हमारे लिए पनबिजली योजना भी इंपॉर्टेंट है, जल जिसको हम बोलते हैं पानी से बिजली बनाना। तो लेकिन जब बड़ी बड़ी परियोजना बनती हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को काटा भी जाता है, पेड़ों को भी हटाया जाता है, काफ़ी सारे सिस्टमेटिक में मतलब काफ़ी कुछ बड़े मतलब कि बड़े स्तर पे जो काफ़ी सारी चीज़ों को जो बेसिकली जो है चेंज किया जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारे लिए बेसिकली अगर बात करें तो मुद्दा भी हमें जो देखने को मिलता है। फिर परिस्थिति के कई पहलुओं पर को परिवर्तित कर सकती है, उससे बादल फटने, अचानक बाढ़ आने, भूस्खलन, भूकंप जैसी चरम घटनाओं को बनाने से भी जो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें तो संवेदनशील जो है बेसिकली बनता चला जाता है। ऑफ कोर्स
ये चीज़ें तो होंगी ना भाई, बादल फटते हैं लाइक साइंटिफिक, आपने देखा होगा सडनली एटमॉस्फेयर में लाइक गर्माहट आती है और सडनली बारिश होती है तो काफ़ी हाई टेंडेंसी में हो जाती है, तो जिसका बादल फट जाता है, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन, फिर अचानक बाढ़ से भूस्खलन होता है, भूकंप जैसी भी घटनाएं हमारे मतलब कि इस तरह के खतरे जो हमें बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें जो है देखने के लिए मिलता है। फिर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास का असंगत मॉडल आपदाओं को स्वयं आमंत्रित करता है, जहां जंगलों के विनाश और नदियों पर बांध निर्माण जैसे कार्यों के साथ साथ वृहत जल विद्युत परियोजना तथा बड़े पैमाने का निर्माण गतिविधियों को आगे बढ़ाया यहाँ पे बेसिकली जो है गया है। फिर साथ में हिमालय परिस्थिति पर ग्लोबल वार्मिंग का भी जो अगर हम बात करें तो हमें प्रभाव जो है बेसिकली जो देखने को मिलता है दोस्तों, इसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भंगुर स्थलाकृति और जलवायु संवेदनशील योजना के प्रति पूर्ण उपेक्षा के भाग के कारण परिस्थिति के लिए खतरा कई गुना यहाँ पे बेसिकली जो है बढ़ जाता है। ऑफकोर्स चीज़ें तो बढ़ेंगी। फिर ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं तो इसके कारण भी काफ़ी सारे अगर बात करें तो जल राशि में अचानक हो रही वृद्धि बाढ़ का कारण भी जो है बेसिकली बन जाती है, जिससे स्थानीय समाज भी जो है अगर बात करें तो प्रभावित होते हैं। फिर साथ में जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं के लिए भी हिमालय क्षेत्र में होने वाली ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण के रूप में अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो रिसर्च पेपर जो है देखने को मिल रहे हैं। साथ में वनों का कृषि भूमि में रूपांतर और साथ में लकड़ी, चारा, ईंधन की लकड़ी के लिए वनों का दोहन, ये भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा इशू है। आपको पता होगा कि भारत जो है लाइक जहाँ पे 111 देशों ने और ऑटोमेटिक चीज़ को साइन किया, वहाँ से भारत ने अपने आप को अलग कर लिया है। क्यों अलग कर लिया? क्योंकि वो 2030 मतलब COP26 का एक ये भी एक लेटेस्ट रिव्यू हमारी तरफ से ये निकल के आता है कि भारत ने अब जो मतलब एक प्लेज ली गई थी कि 2030 तक भारत को उसमें शामिल होना चाहिए था जहाँ से वनों की कटाई को रोका जा गया, मतलब 100% जहाँ पे रोक दिया जाए, लेकिन भारत ने उस प्ले को अपने आप से अलग कर लिया। भारत कहता है कि हम वनों की कटाई को फिलहाल हम नहीं रोक पाएंगे क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण हम मतलब कि नहीं रोक पाएंगे। फिर दोस्तों आगे के रास्ते की अगर हम आगे के में अब इस तरह की देखो प्रॉब्लम्स हमें एडिटोरियल्स में दिखी, मतलब कि योजना के एडिटोरियल में दिखी, लेकिन आगे का रास्ता अगर हम बात करें आगे की राह मतलब क्या हो सकती है, तो हमें ये पता चलता है कि पूर्व चेतावनी प्रणाली स्पेशली हमें डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे आपदा की भविष्यवाणी करने वाले स्थानीय आबादी और पर्यटकों को सचेत करने के लिए पूर्व चेतावनी बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का होना आवश्यक है। जिस तरह से भारत अगर बात करें इंडियन मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है IMD वो ऑटोमेटिक लगा हुआ है इस चीज़ में, तो इसको और ज़्यादा विकसित करने की हमें और ज़्यादा त्वरित क्षेत्र चीज़ों को लेकर हमें आवश्यकता हमें जो देखने को मिलती है। फिर क्षेत्रीय सहयोग की भी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी कि हिमालय देशों के बीच एक सीमा परिय गठबंधन की आवश्यकता है ताकि पहाड़ों के बारे में मतलब ज्ञान साझा किया जा सके और वहाँ की परिस्थितियों का संरक्षण किया जा सके। कि भाई क्षेत्रीय सहयोग की मतलब स्कूल्स में कॉलेज में कुछ इस तरह से डिबेट्स, ओपन डिबेट्स बनाई जाए ताकि मतलब कि इवन नॉर्मल पीपल को भी पता चल सके कि अगर हम ज़्यादा विकास करेंगे तो हमारे मतलब पहाड़ों के लिए भी हानिकारक है और कल को बाढ़, अचानक बाढ़ और इस तरह के भूस्खलन जो है चीज़ें हो सकती हैं। फिर क्षेत्रीय विशिष्ट सतत योजनाएं जैसे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाए और एक सतत और समन्वय योजना तैयार की जाए जो इस संवेदनशील क्षेत्र की विशेष आवश्यकता तथा जलवायु संकट के प्रभाव को बेसिकली अगर बात करें तो ध्यान रखी जानी चाहिए। साथ में अगर हम बात करें तो हमें ये भी चीज़ समझना चाहिए कि पर्यावरणीय पर्यटन या फिर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि वाणिज्य पर्यटन के प्रतिकूल प्रभावों पर संवाद शुरू करना चाहिए। और इको टूरिज्म में ये होता है दोस्तों कि हमें टूरिज्म भी चाहिए, साथ में हमारी मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी ना पहुँचे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, कुछ जैसे शिमला वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपने देखा होगा डीजल की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं खुद एक बार मैंने शिमला विजिट किया है तो आपने देखेंगे कि वहाँ पे लाइक डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर क्यों ना हम वहाँ पे कुछ ऐसी ही कारों को एंट्री प्रोवाइडेड कर दें डीजल कार की, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स का या फिर कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस करें तो इससे पर्यावरण भी कहीं ना कहीं हमारे तरफ से हरा भरा रहेगा। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर सतत विकास की तरफ देखें तो सरकार को सतत विकास पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि केवल उस विकास पर जो परिस्थिति के विरुद्ध मतलब प्रेरित हो। तो मतलब हमें ऐसा विकास चाहिए जो भावी पीढ़ी के लिए भी मतलब कि एक तरह से बात करें तो विकास हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर किसी भी परियोजना को लागू करने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जो पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA और सामाजिक प्रभाव आकलन SIA को आवश्यक बेसिकली जो है यहाँ पे बनाया जाना चाहिए, ताकि लोगों का मतलब कि अगर बात करें मतलब कि जिससे हम बोल सकते हैं कि लाइक पर्यावरण, इससे ये होगा कि जो हम डेवलपमेंट अगर हम करेंगे तो अगर EIA के मतलब मानक के अनुसार होगी तो डेफिनेटली हमें काफ़ी मतलब कि उस तरह से इन्वायरमेंट को काफ़ी बड़ा जो है इसकी जो फ़ायदा यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था लाइक योजना का पार्ट 3,
और हमारी योजना मैगज़ीन के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अब इसकी मैं एक सिंगल वीडियो भी डालूंगा इन फ्यूचर में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना, कोई एक बच्चा एक सिंगल वीडियो में देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड बस पढ़ते रहिए, दम लगा के पढ़ते रहिए, पूरी जोर के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।